Good morning, class 9th. So in our last class we have completed the chapter 6, that is tissue. I hope आप सबको टिश्यू वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा. जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आई विल सेंड यू इन PDF फॉर्म. आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना वो आंसर्स. तो we'll start with chapter number 10, that is gravitation. Okay, chapter number 10, that is gravitation. Is it clear? Chapter 10, gravitation. We'll start with it. So, starting from the topic gravitation, in chapters 8 and 9, we have learnt about the motion of objects and force as the cause of motion. We have learnt that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करनी है हमें या फिर डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स रिक्वायर्ड है. फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसकी स्पीड चेंज करने के लिए और उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए. ठीक है, स्पीड और हमें पता है हमने चैप्टर 8-9 पढ़ रखे हैं ना. स्पीड और डायरेक्शन अगर हमें चेंज करनी है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन करनी है हमें चेंज तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो वी हैव लर्न्ड दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ. वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स go around the sun, the moon goes around the earth. In all these cases there must be some force acting on the objects, the planets and on the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called gravitation force. आपने देखा होगा क्लास, सपोज मैं ये मार्कर ड्रॉप करती हूँ नीचे. ठीक है, ये अगर मैं नीचे ड्रॉप करती हूँ तो ये कहाँ जाएगा? अर्थ की तरफ. ठीक है, उसी तरह से जो मून मूव कर रहा है अराउंड अर्थ, जो प्लैनेट्स है प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड सन, ये सब क्या है? इन सब के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स. इज इट क्लियर? द मून गोज अराउंड द अर्थ, planets go around the sun. In all these cases there must be some force acting on the objects. Planets go on planets, where is it? Planets and on the moon. तो ये सब इन सब के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. In this chapter we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation. तो इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन क्या है. तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये जो आपको मार्कर है ये अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है. क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशन इज एक्टिंग ऑन इट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. इज इट क्लियर? ओके, स्टार्टिंग विद ग्रेविटेशन. वी नो दैट मून गोज अराउंड द अर्थ. An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Okay. तो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? ग्रेविटेशन के बारे में जानना कहाँ से गया? एक दिन क्या था, न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठे थे. ठीक है, न्यूटन कहाँ पे बैठे थे? न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठे थे और उन पर एक एप्पल आके गिरा. तो हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर एप्पल उन पर गिर सकता है
that at each point of its orbit, moon falls towards the earth instead of going off a straight line. हर पॉइंट पर ऑर्बिट के मून जो है अर्थ की तरफ फॉल करता है. अगर ऐसा ना होता तो मून क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में जाता. ठीक है, rather than going in this path. But we do not really see the moon falling towards the earth. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. टेक अ पीस ऑफ थ्रेड. हम एक धागा लेते हैं. टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड. एक उसके एक सिरे पे हम क्या करते हैं, एक स्टोन टाई करते हैं. होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड roll it round. Note the motion of the stone. Release the thread. Again note the direction of motion of the stone. तो क्या होता है, आपने देखा यहाँ पर एक बॉय खड़ा है. क्या करा, एक थ्रेड लिया, इस पे एक स्टोन को टाई करोगे और उसको मूव करोगे. ठीक है, और एक बार आप थ्रेड रिलीज कर दोगे, धागा छोड़ दोगे, फिर आप उसका डायरेक्शन देखोगे कि क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, जब आप धागे को घुमा रहे थे, ठीक है, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. तो जब आपने धागे को छोड़ा नहीं है, जब आप धागे को मूव कर रहे थे, तो स्टोन क्या था, स्टोन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा था. ठीक है, और हर पॉइंट पे उसकी क्या हो रही थी, डायरेक्शन चेंज हो रही थी. ठीक है, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. The change in direction involves change in velocity or acceleration. और अब आप लोगों को पता ही है कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी यानी वेलोसिटी भी चेंज होगी. ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी. The force that causes the acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. The force is called centripetal force. तो यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. वो फोर्स जो इस एक्सेलरेशन को कॉज करता है और जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल यानी जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, जो इस थ्रेड को, इस स्टोन को सर्कुलर मोशन में रख रहा है, यानी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, द फोर्स दैट कॉजेस दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो इस स्टोन को इस सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवा रहा है. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो स्टोन क्या करेगा, स्टोन एक स्ट्रेट लाइन से होकर निकल जाएगा, इस सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा. ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो स्टोन एक स्ट्रेट लाइन से होकर निकल जाएगा. इट विल नॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, टेंजेंट. टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कुलर पाथ को टच करती है स्ट्रेट लाइन इस तरह से, उसे बोला जाता है टेंजेंट. ठीक है, what is tangent to a circle? A straight line that meets the circle at one and only one point is called tangent to a circle. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर मिलती है, straight line that meets the circle at one and only one point is called tangent to a circle. Okay, the motion of the moon around the earth is due to centripetal force. तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, वो किसके कारण, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन से फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मूव जो है अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अर्थ का अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड
सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो मून क्या करता, मून मूव करने के बजाय एक स्ट्रेट लाइन से होके निकल जाता, इस तरह से मूव ना करता इस तरह, ठीक है। तो मून मूव क्यों कर रहा है अराउंड अर्थ, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards the apple. तो जो एप्पल है, एप्पल अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या देखो एप्पल अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, यानी अर्थ ने एप्पल में अपना फोर्स एक्ट करा, तो क्या एप्पल में भी अर्थ का फोर्स एक्ट होता है या नहीं, ये बताना, ठीक है। तो आप लोग इतना करिए, ये जो हमने रीड करा है आप उसको पढ़िए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग पहले इतना रीड करिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रीड करिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मून अर्थ के अराउंड क्यों मूव करता है। क्लास इसको रीड करिए। क्लास इसको रीड करिए। You should be clear with what is centripetal force. कर लिया आप सबने रीड। रीड करिए इसको। तो चलिए आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? So, if so, we do not see the earth moving towards the apple. Why? तो अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है, तो जाहिर सी बात है कि एप्पल भी क्या करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। तो हमें अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई क्यों नहीं दिखती? इज इट क्लियर? तो आप सबने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है कि एवरी एक्शन हैज एन
why the earth does not move towards the moon. तो यही कारण है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एप्पल का मास जो है काफ़ी छोटा होता है अर्थ के कंपैरिजन में, इसलिए हमें अर्थ एप्पल की तरफ मूव करती हुई नहीं दिखती। क्लियर? In our solar system, all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. Solar system में क्या होता है? sun के अराउंड सारे planets move करते हैं। From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and a moon, but all the objects in the universe attract each other. तो सिर्फ अर्थ और मून में ही अट्रैक्शन नहीं है, बट हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का क्या शो करता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी अट्रैक्शन के फोर्स को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले आप इसको रीड करिए 2 मिनट्स लेके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे रीड करिए क्लास। उसके बाद आता है क्लास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Universal law of gravitation. Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसका मास है m, कैपिटल M से डिनोट कर दिए, ये है m, इन दोनों के बीच में है डिस्टेंस d, ये क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को,
ऑफ देयर मासेस। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मासेस के प्रोडक्ट के। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करा इन दोनों को हमने, और फोर्स क्या है? इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और फोर्स डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फोर्स डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू स्मॉल m एंड d का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटा के हम लिख देंगे g m m d स्क्वायर। इज इट क्लियर? g m m d स्क्वायर, जहां पर g क्या है आपका? g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। g क्या है? और इसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है? ये है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब हमें g की SI यूनिट कैसे बनाएंगे हम? देखिए g यहाँ पे रह जाएगा f d स्क्वायर m m। ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर, स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। मास इसका किलोग्राम, इसका किलोग्राम, यानी किलोग्राम का स्क्वायर, दिस विल बी किलोग्राम का स्क्वायर इनवर्स। तो g की SI यूनिट क्या है? दैट इज nm स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। इज इट क्लियर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद है वैल्यू ऑफ g वाज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। g की वैल्यू किसने फाइंड करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने। और क्या है g की एक्सेप्टेड वैल्यू? दैट इज 6.673 दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू किसने फाइंड आउट करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने। और जो एक्सेप्टेड वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे g की जगह 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। We know that there exists a force of attraction between any two objects. Compute the value of this force between you and your friend sitting close by. तो क्लास उसके बाद है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से पहले आप करिए जितना हमने ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रीड करा, आप एक बार उसको पढ़िए। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या कि हर ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है कुछ फोर्स से। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट। तो हमने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करे ए और बी, जिनके मासेस थे, एक का था कैपिटल एम, एक का था स्मॉल एम। दोनों डी से सेपरेटेड थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा g। ठीक है, g क्या है? g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन
इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद हमें जी की एसआई यूनिट पता करनी है। जी यहीं पे रहेगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की इज मीटर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, मास की होगी आपकी किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, ऊपर जाके माइनस आ जाए -2। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसने फाइंड आउट करी थी जी की, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेड वैल्यू दैट इज 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज एग्जांपल 10.1। तो until then your work is you have to read up to where we have read, तो पेज नंबर 131 132। ठीक है, तो ये होमवर्क के हिसाब से हमें ये रीड करके आना है। रीड पेज नंबर 131 to 134, थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है 134 पेज पे वो रीड करना। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर